the stars. नमस्ते और स्वागत है इस खास विश्लेषण में। आज हम चर्चा करने वाले हैं दुनिया की सबसे गुप्त, सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली खुफिया एजेंसियों में से एक के बारे में, भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी RAW। इस पूरे विश्लेषण में हम इस एजेंसी की शुरुआत, इसके अंदरूनी काम करने के तरीके और इसके सबसे बड़े और अहम ऑपरेशंस की पड़ताल करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस चर्चा में हम इन 5 मुख्य हिस्सों पर गौर करेंगे। पहले हम समझेंगे RAW का इतिहास और इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ इसका कनेक्शन। फिर देखेंगे कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर इसका थोड़ा अनोखा स्ट्रक्चर, रिक्रूट्स की सालों लंबी ट्रेनिंग, ऑफिसर्स का ग्लोबल नेटवर्क और आखिर में एशिया और अफ्रीका में किए गए इनके कुछ बेहद रोमांचक रियल वर्ल्ड ऑपरेशंस। सबसे पहले बात करते हैं इसकी शुरुआत की। आखिर अचानक ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जिसने इस खुफिया एजेंसी को जन्म दिया? देखिए, रॉ का बनना कोई आम बात नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जरूरत का नतीजा था। 1962 के साइनो इंडियन वॉर और 1965 के इंडो पाक वॉर, इन दोनों युद्धों ने भारतीय खुफिया व्यवस्था की बड़ी और गंभीर कमियों को उजागर कर दिया था। तब इंदिरा गांधी सरकार को एकदम क्लियर हो गया था कि देश को एक ऐसी डेडिकेटेड एजेंसी की सख्त जरूरत है जो सिर्फ और सिर्फ बाहरी खतरों पर नजर रखे। और इसी तरह 1968 में RN खाओ के नेतृत्व में रॉ का गठन हुआ। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि इससे पहले खुफिया जानकारी कौन जुटाता था? रॉ के बनने से पहले ये पूरा जिम्मा इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB के पास था। लेकिन दिक्कत ये थी कि IB का मेन फोकस हमेशा से देश की आंतरिक सुरक्षा यानी इंटरनल सिक्योरिटी पर था। यही इन दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर है। IB देखती है इंटरनल मैटर्स, जबकि रॉ को पूरी तरह से बाहरी या एक्सटर्नल मैटर्स और फॉरेन इंटेलिजेंस के लिए बनाया गया। एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट बताऊं, रॉ का कोई फॉर्मल लिखित कानूनी चार्टर या संविधान है ही नहीं। फिर भी इसके मकसद बिल्कुल साफ हैं, जैसे पड़ोसी देशों की पॉलिटिकल और मिलिट्री हलचल पर कड़ी नजर रखना, खतरनाक हथियारों के प्रसार यानी काउंटर प्रोलिफरेशन को रोकना, आतंकवाद को जड़ से खत्म करना और राष्ट्रीय सुरक्षा नेटवर्क्स के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन करना। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर। चलिए समझते हैं कि ये एजेंसी अंदर से कैसी दिखती है और इसका ढांचा दूसरी एजेंसी से इतना अलग क्यों है। टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो RNW आम अर्थों में कोई स्वतंत्र एजेंसी है ही नहीं। सुनकर थोड़ी हैरानी होती है ना? दरअसल ये कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की ही एक ऑटोनॉमस विंग है, जिसे एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए बनाया गया था। इसे जानबूझकर इस तरह डिजाइन किया गया ताकि इस पर ज्यादा लोगों का ध्यान न जाए और ये पूरी आजादी और गुप्त तरीके से अपना काम कर सके। तो इसका चेन ऑफ कमांड कैसा होता है? सबसे ऊपर होते हैं सेक्रेटरी रिसर्च, जो इसके चीफ ऑफिसर हैं, और इनके पास लगभग सारी ऑपरेशनल ताकतें होती हैं। उनके ऊपर बस कैबिनेट सेक्रेटरी और देश के प्राइम मिनिस्टर आते हैं, जिन्हें सीधे रिपोर्ट्स दी जाती हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनी है, इस पर संसद यानी पार्लियामेंट का डायरेक्ट ओवरसाइट नहीं होता। और यही चीज RNW को इतनी तेजी से और बेहद गुप्त तरीके से एक्शन लेने की ताकत देती है। स्ट्रक्चर समझ लिया, अब इसके तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। वो कड़ी इंसानी मेहनत और बरसों की ट्रेनिंग जो इस पूरे ग्लोबल इंटेलिजेंस नेटवर्क को बनाती है। एक आम रिक्रूट से एक डीप कवर इंटेलिजेंस एसेट बनने का सफर बिल्कुल आसान नहीं होता। ये पूरा प्रोसेस 3 हिस्सों में बटा होता है। पहला है बेसिक ट्रेनिंग, जहां ट्रेड क्राफ्ट, किसी एक फॉरेन भाषा में महारत और जानकारी को क्लासिफाई करना सिखाया जाता है। उसके बाद आता है दूसरा और सबसे खतरनाक स्टेप, फील्ड ट्रेनिंग। इसमें दुश्मन के इलाके में बिना पकड़े गए घुसना, वहां से बच निकलना और अगर पकड़े गए तो इंटरोगेशन का सामना करना सिखाया जाता है। और आखिर में चुने हुए बेहतरीन लोगों को एडवांस ट्रेनिंग मिलती है, जिसमें उन्हें विदेशों में भेजा जाता है स्पेशलाइज्ड स्किल सीखने के लिए। यह प्रोसेस 1-2 दिन का नहीं, बल्कि कई सालों तक चलता है। अब हम अपने चौथे हिस्से में आ गए हैं। जासूसी की दुनिया में एक बेहद अहम अंतर होता है, जिससे यहां जानना बहुत जरूरी है। देखिए, आमतौर पर एक गलतफहमी होती है कि ऑफिसर और एजेंट दोनों एक ही होते हैं, पर असल दुनिया में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑफिसर, जिसे स्पाई मास्टर भी कहा जाता है, वो एक सरकारी कर्मचारी होता है। उसे ऑफिशियल कवर और डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ होता है एजेंट या स्पाई। ये एजेंट सरकार का सीधा एम्प्लॉय नहीं होता। अगर कोई एजेंट पकड़ा जाए तो उसे मौत की सजा तक हो सकती है, जबकि एक ऑफिसर को ज्यादा से ज्यादा उस देश से वापस भेज दिया जाता है। ये एस्पियोनाज की दुनिया का एक बहुत ही कड़वा सच है।
तो अब ये डीप कवर असाइनमेंट्स काम कैसे करते हैं? रॉ ऑफिसर्स को अक्सर विदेशों में भारतीय दूतावासों यानी डिप्लोमैटिक मिशंस में पोस्ट किया जाता है। वो वहां के कॉन्सुलर विंग में आम डिप्लोमैट्स की तरह ही काम करते हैं और ये उनका एक ऑफिशियल कवर बन जाता है। इस शानदार कवर के पीछे रहकर वो बिना किसी शक के पूरी दुनिया में अपनी इंटेलिजेंस गैदरिंग चला सकते हैं। अब ये सब सुनने में एकदम किसी मूवी जैसा लगता है ना? लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है, इतनी कड़ी ट्रेनिंग और ऐसी डीप कवर का आखिर असली दुनिया के ऑपरेशंस में क्या नतीजा निकलता है? चलिए इसका जवाब तलाशते हैं। आते हैं अपने आखिरी और सबसे रोमांचक हिस्से पर, जहां हम रॉ के कुछ सबसे सफल और ऐतिहासिक ऑपरेशंस की बात करेंगे, जिन्होंने एशिया और अफ्रीका का रुख ही बदल दिया। बात है 1988 की, जब मालदीव पर भाड़े के सैनिकों यानी मर्सनरीज ने अचानक हमला कर दिया था। उनका मकसद सीधा था, वहां की सरकार का तख्तापलट करना। इस आपातकालीन स्थिति में मालदीव्स की सरकार ने तुरंत भारत से मदद मांगी। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जहां वक्त की सबसे ज्यादा अहमियत थी और एकदम सटीक पिन पॉइंट इंटेलिजेंस की सख्त जरूरत थी। और यहीं शुरू हुआ ऑपरेशन कैक्टस। ये एक बहुत ही तेज और इंटेलिजेंस गाइडेड मिलिट्री एक्शन था। RNAW की ग्राउंड इंटेलिजेंस ने भारतीय सेना को एग्जैक्ट जानकारी दी। रातों रात आगरा से इंडियन पैराट्रूपर्स को एयरलिफ्ट किया गया। नतीजा ये हुआ कि अगले एक दिन के भीतर ही RNAW की इस इंटेल के दम पर भारतीय सेना ने बगावतियों को हरा दिया और मालदीव्स की सरकार को दोबारा बहाल कर दिया। ये एक बेहद शानदार ऑपरेशन था। अब एक और कहानी देखते हैं जो इससे थोड़ी अलग थी। 1983 में मॉरिशस में भी एक पॉलिटिकल तख्तापलट का खतरा बन रहा था। भारत ने वहां सेना भेजने का प्लान बनाया जरूर था, लेकिन सेना के अलग अलग हिस्सों में कुछ आपसी मतभेद हो गए, जिस वजह से मिलिट्री इंटरवेंशन रोकना पड़ा। तब रॉ को एक नया और बिल्कुल अलग रास्ता अपनाना पड़ा, और वो रास्ता था ऑपरेशन लाल डोरा। ये ऑपरेशन सेना का नहीं था, बल्कि पूरी तरह से एक सॉफ्ट पावर इंटेलिजेंस ऑपरेशन था। इसे उस वक्त के रॉ चीफ NF सुंतुक ने खुद लीड किया। उन्होंने बिना किसी हथियार या गोलीबारी के वहां बनते हुए अलग अलग पॉलिटिकल समुदायों को एक साथ लाकर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम कर दी। सोचिए, बिना एक भी गोली चलाए उन्होंने तख्तापलट रोक दिया। ये एजेंसी के डिप्लोमैटिक और स्ट्रेटेजिक स्किल का एक बेहद बेहतरीन उदाहरण है। सिर्फ यहीं दो देश नहीं, एजेंसी का असर बहुत दूर तक रहा है। चाहे 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति बाहिनी को ट्रेनिंग देना हो, 1980 के दशक में साउथ अफ्रीका में रंग भेद यानी एंटी अपार्थाइड संघर्ष को इंटेलिजेंस सपोर्ट देना हो, या फिर 1990 में बांग्लादेश के लोकतांत्रिक विद्रोह में मदद करनी हो, ये सारी घटनाएं इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि इस खुफिया एजेंसी का जियोपॉलिटिकल फुटप्रिंट कितना मैसिव रहा है। लेकिन देखिए, हर शक्तिशाली संस्था की तरह इसकी भी कुछ आलोचनाएं होती ही हैं। फॉर्मर रॉ एनालिस्ट B रमन का एक बड़ा प्रभावशाली कथन है, जिसमें उन्होंने एजेंसी के विकास को थोड़ा एसिमेट्रिक बताया था। उनके मुताबिक एजेंसी टेक्निकल इंटेलिजेंस में बेहद मजबूत है, पर ह्यूमन इंटेलिजेंस में थोड़ी पीछे रह जाती है। जानकारी इकट्ठी करने यानी कोलेशन में तगड़ी है, पर उसके एनालिसिस में थोड़ी कमजोर है। ये अंदरूनी आलोचनाएं इसलिए जरूरी हैं ताकि हम ठीक से समझ सकें कि एजेंसी ने क्या-क्या चैलेंजेस फेस किए हैं और कहां सुधार की जरूरत रही है। तो अब हम इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर हैं। आज जिस तरह दुनिया भर में खतरे आधुनिक और जटिल होते जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। एक ऐसी ऑटोनोमस और शक्तिशाली एजेंसी के लिए ये कितना जरूरी और साथ ही कितना मुश्किल है कि वो अपनी गुप्तता यानी एब्सोल्यूट सीक्रेसी को बरकरार रखे, लेकिन साथ ही लोकतांत्रिक जवाबदेही का भी ध्यान रखे। ये बैलेंस आखिर कैसे बनेगा और आगे चलकर इसकी क्या रूपरेखा होगी, ये आगे चलने वाली चर्चा के लिए एक बेहद दिलचस्प विषय है। खैर, इस विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है इस चर्चा ने इस जटिल विषय को काफी हद तक साफ जरूर किया होगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। The universe is filled with mysteries, and this is only the beginning.